हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग जो खाकी ट्यूटोरियल के द्वारा चलाया जा रहा है इसका सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। 7 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस खाकी सीरीज में टोटल 20 सेट आएंगे। शुरू करते हैं 8वां सेट हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जो वक्फ संशोधन विधेयक है लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में इसको पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 को। याद रखेंगे, जो वक्फ है यह अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना, और ऐसी संपत्ति जिसे किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से दान कर दिया गया है वक्फ संपत्ति कहलाती है। साथ ही याद रखेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 वाला ये लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि लोकसभा में जो पारित हुआ था यह 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था और राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। वहीं राष्ट्रपति को जो स्वीकृति मिली थी 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई थी। और वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसका नाम 2025 का नाम बदल करके एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास यानी उम्मीद विधेयक रखा गया था। और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में प्रावधान किए गए हैं, जैसे पहला प्रावधान था धारा 40 को हटाना। इसमें वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता है। दूसरा संशोधन किया गया था सार्वजनिक आपत्ति का अधिकार। तीसरा था न्यायाधिकरण की शक्तियों का अंत। और चौथा था राज्य केंद्र की निगरानी। उसके बाद संपत्ति के डिजिटलीकरण मैपिंग। उसके बाद वार्षिक ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया था और सभी राज्यों में एक समान नियम रखा गया है और राजस्व रिकॉर्ड आधारित स्वामित्व जारी किया गया है। वही खुली शिकायत प्रणाली भी जारी कर दी गई है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? तो ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका 9वां सदस्य अल्जीरिया बनेगा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जो एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी संयुक्त हिस्सेदारी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% है। एनडीबी की स्थापना का विचार जो है पहली बार 2012 में नई दिल्ली भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आया था। और एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर जो है 15 जुलाई 2024 को फोर्टालेजा में आयोजित हुआ था जो ब्रिक्स सम्मेलन, उसके दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। और बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। साथ ही याद रखेंगे इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और नए सदस्य के रूप में है बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है यह 9वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो जो भार्गवास्त्र है यह स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। भारत की एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जो झुंड ड्रोनों को और अन्य छोटे ड्रोन खतरों से निपटने के लिए विकसित की गई है। और हाल ही में इसका जो सफल परीक्षण किया गया है यह उड़ीसा में किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि भार्गवास्त्र का जो निर्माण है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी ईईएल नागपुर द्वारा सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी के द्वारा किया गया है और इसका जो रेंज है यह 5 से 6 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के साथ ही उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 के लिए 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे 4 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है और 4 खिलाड़ी जो है मेजर ध्यानचंद जिन्हें मिला है उनका भी नाम याद रखेंगे, जिसमें शामिल है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। याद रखेंगे मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह,
डी गुकेश और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 हुआ है विश्व कप 2025, इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह इसका आयोजन जो है 18 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके खिताब हासिल किया है और यह लगातार दूसरी बार है जब भारत ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वी रामासुब्रमण्यम को। याद रखेंगे वी रामासुब्रमण्यम हमारा आंसर हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है NHRC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिसंबर 2024 में। और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे ये 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष के साथ ही मानवाधिकार आयोग के लिए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने 2024 में की है, जिसमें प्रियांक कानूनगो और जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी शामिल हैं। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं यह जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। याद रखेंगे जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो फरवरी 2025 में भारत के 4 नए वेटलैंड्स को रामसर का दर्जा दिया गया है और इसमें झारखंड के उधवा झील, तमिलनाडु के थेरथंगर पक्षी अभयारण्य और सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तथा सिक्किम का एक है खेचे उपलरी। तो खेचे उपलरी वेटलैंड इन चारों को जो है फरवरी 2025 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि खेचे उपलरी झील तथा उजवा झील जो है या खेचे उपलरी सिक्किम में है और जो उधवा झील है यह झारखंड में स्थित है। और फरवरी 2025 तक भारत में जो रामसर साइट की संख्या हो गई है टोटल 89 यानी 89 हो गई है। याद रखेंगे भारत में अभी टोटल रामसर साइट की संख्या जो है 89 है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? यह शुरू किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू की है और इस योजना के द्वारा राज्य के ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि ना हो उसको राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो 2025-26 के लिए बिहार का जो राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है वह 3% है। याद रखेंगे 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा जो लक्षित है यह 3% है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। तो सुनीता विलियम्स का जो सहकर्मी था उसका नाम था बुच विल्मोर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच जो है विल्मोर ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं और उनका जो मिशन है जो शुरू के लगभग 1 सप्ताह के लिए योजनाबद्ध था उन्हें घर लाने वाले बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण अप्रत्याशित रूप से लंबा हो गया था और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा बचाए जाने से पहले उन्होंने लगभग 9 महीने उसी कक्षा में बिताए थे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो महाभारत वाटिका की जो स्थापना की गई है यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह धर्म, संस्कृति और पर्यावरण के रूप में एक प्रमुख पहल भी है और इस वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया गया है जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत, रामायण में पढ़ने को मिलता है और ये वाटिका न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है बल्कि लोगों को भारतीय पौराणिक धरोहर से भी जोड़ती है। नेक्स्ट है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य का सही क्रम
कौन सा है? तो सबसे पहले जो जाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र हो जाएगा वह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखेंगे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्यों में जो मध्य प्रदेश है वह टॉप पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष राज्य हो जाएंगे वह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की जगह पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड की संसद ने पर्वत को इंसानों के जैसी कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है और इस संसद ने तारानाकी माउंगा कलेक्टिव रिड्रेस नामक बिल पास किया है, जिसके तहत पर्वत को कानूनी नाम दिया गया है और इसके आसपास की चोटियों और मैदानी हिस्सों को संरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। और यहाँ के मूल निवासी जो है माओरी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं और इस कानून के तहत पर्वत को मनुष्य के समान सभी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस का समारोह जो हुआ था 2025 में, इसमें मुख्य अतिथि जो थे प्रबोवो सुबियांतो थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रबोवो सुबियांतो हैं यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे थे और प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति भी हैं। याद रखेंगे कि इंडोनेशिया के ये 4th प्रेसिडेंट हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए थे और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि रहे थे। याद रखेंगे कि भारत के पहला गणतंत्र दिवस था, उस पर भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे भारत के मुख्य अतिथि रहे थे। वहीं गणतंत्र दिवस 2025 का जो थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। याद रखेंगे गणतंत्र दिवस 2025 का थीम हो जाएगा हम लोग का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से जो है शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा कला क्षेत्र में, सुशील मोदी को मरणोपरांत जो है पद्म भूषण दिया जाएगा और बाकी व्यक्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा। याद रखेंगे आचार्य किशोर कुणाल भी है, उन्हें भी पद्मश्री दिया जाएगा और हेमंत कुमार को डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को भी पद्मश्री और भीम सिंह भवेश को भी पद्मश्री दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखेंगे कि हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है 135वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था यह 14 अप्रैल को हुआ था 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी 135वीं जयंती जो है दिल्ली स्थित प्रेरणा स्मारक स्थल में मनाया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन जो 14 अप्रैल है इसको भारत में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और अंबेडकर ने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, यानी भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। याद रखेंगे और 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि महार सत्याग्रह जो है जो 1927 में हुआ था इसका संबंध भी अंबेडकर से है और 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने थे। साथ ही याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा है जिसे बोलते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है और इसका जो ऊंचाई है यह 206 फीट है। याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा जो है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है यह 206 फीट है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन किलर लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा जो है 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन
केलर को लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे ऑपरेशन केलर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई 2025 को दक्षिण कश्मीर के शोपिया के सोकल केलर के घने जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया गया है और यह अभियान हथियारों से लैस आतंकवादियों के छिपे होने की रिपोर्ट के मिलने के बाद शुरू किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि हाल ही में हुए ऑपरेशन है जैसे ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया और यह आतंकवादी विरोधी अभियान था। वैसे ही शुरू किया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है यह हैती से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। और एक था ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु जो है यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए किया गया था। और एक था ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ऑपरेशन बाम्बी बकेट जो है उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, यह जो हो जाएगा अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम जो है गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और ग्राम सभा का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि पंचायतों के चुनाव का जो प्रावधान है या संविधान का जो आर्टिकल है 243 का के में दिया हुआ है। याद रखेंगे कि पंचायत के चुनाव का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 243 के में दिया हुआ है। नेक्स्ट है एमएलए का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? तो एमएलए का जो पूर्ण विस्तार हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। एमएलए जो है यह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है जी, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। याद रखेंगे तो एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 170 इसमें विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है और 173 जो है राज्य विधानमंडल की योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्याख्या का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। तो देखते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है सही क्रम में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो होता है वो समानता का अधिकार होता है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा, फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। जो समानता का अधिकार है यह आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार है यह आर्टिकल 19 से 22 में दिया हुआ है। वहीं जो आर्टिकल 23 और 24 है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। 23 से जो 24 है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो आर्टिकल जो है 25 से 28 है, 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे 25 से 28 याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता है। और उसके बाद जो आर्टिकल 29-30 है यह संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का से संबंधित है। उसके बाद जो अनुच्छेद 32 है यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो बताता है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत में जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लोकतंत्र बचाओ का जो नारा है यह जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। और जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा भी किया था। भारत में आपातकाल जो है यह 25 जून 1975 को लगा था और यह 21 मार्च 1977 तक चला था। साथ ही याद रखेंगे कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है। याद रखेंगे संविधान हत्या दिवस जो है यह 25 जून को मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो श्रीलंका हो जाएगा यह संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं होगा। श्रीलंका में जो है व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। और श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो।
साथ ही याद रखेंगे जो वी प्रभाकरन थे यह लिट्टे के संस्थापक और नेता थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जो है लिट्टे संगठन के द्वारा ही 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। सूची दिया हुआ है कि किस देश से कौन सा अधिकार लिया गया है। तो पहला है जो फ्रांस है, तो फ्रांस से लिया गया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो इसका जो मिलान हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से जो लिया गया है यह कानून निर्माण की विधि लिया गया है। ऑप्शन इसका मिलान ए हो जाएगा। उसके बाद जो है अमेरिका है, तो अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। और जो आयरलैंड से है यह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है। याद रखेंगे फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटेन से कानून निर्माण की विधि लिया गया है। उसके बाद अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि ब्रिटेन से जो है कानून के शासन का विचार भी लिया गया है। उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप भी लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार भी लिया गया है और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है यह भी लिया गया है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला जो 91वां संविधान संशोधन था यह वर्ष 2003 में पारित किया गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है यह 15% से ज्यादा नहीं होगा, यह बताया गया था। और अपवाद में दिल्ली विधानसभा है जिसमें मंत्रिपरिषद का जो आकार है यह 10% तय किया गया है। याद रखेंगे जो दिल्ली विधानसभा है उसमें जो मंत्रिपरिषद का आकार है यह टोटल मेंबर का 10% तय किया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है। तो इसमें हो जाएगा वित्तीय नियंत्रण हो जाएगा, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, फिर बहस और वाद विवाद ये भी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है और यह काम जो है नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली जो अवस्था होती है यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। और विधायिका यह काम कई तरीके से करती है जैसे बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संसद विधि द्वारा इस राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत जो है वृद्धि कर सकती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद 2 जो है यह संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश की अनुमति देती है और जो अनुच्छेद 3 है यह संसद विधि द्वारा इस राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद जो 4 है यह प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रावधान करता है और वहीं अनुच्छेद 4 के तहत ही किए गए संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो यह हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत और इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था और केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीश थे जिसमें 7:6 के द्वारा पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। नेक्स्ट है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो जो कार्नेलाइट है यह पोटेशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम को जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अनुपात का जो नियम है इसे 1787 में जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था
और इस नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्व जो है सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे जल होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अनुपात में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम में सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो यह होता है 160 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब तापमान जो होता है 320 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह 160 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो फ़ारेनहाइट तापमान जो है यह सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अम्लीय वर्षा जो होती है अधिकतर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। अगला है, क्लोरोफॉर्म कार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यह भी सही है कि क्लोरोफॉर्म कार्बन जो होता है CFC, यह ओजोन के परत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यह भी सही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। अगला है, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत एक ढाल के रूप में कार्य करती है और यह सूर्य से जो है पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है और यह अवरक्त रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि ओजोन परत जो है पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे, वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त होता है यह प्रधान क्वांटम संख्या जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल जो होते हैं यह अंडाशय के फल से बनते हैं और जो बीजांड होते हैं यह बीज से बनते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीज और फल जो होते हैं पौधे में निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और अंडाशय से फल तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, यानी अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो कोशिका में जो रिक्तिका होती है वह निर्जीव होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवित अंग वे होते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और कोशिका के भीतर विभिन्न उपापचय गतिविधियों को पूर्ण करता है। नेक्स्ट है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म जो होता है इसमें फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और सौर सेल जो होता है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो होता है यह जलजन्य रोगों का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है बैक्टीरिया, इसके द्वारा दूषित जल के पीने से टाइफाइड तथा जो एक होता है विब्रियो कोलेरी, इसके द्वारा जो है जंतु या भोजन खाने से जो है कॉलरा होता है। यानी साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है और विब्रियो कोलेरी से जो है कॉलरा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मनुष्यों में है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा जो है मुख्य रूप से जो है यकृत प्रभावी यानी लीवर प्रभावित होता है। साथ ही याद रखेंगे जो एफ्लाटॉक्सिन होता है कुछ कवक जैसे एस्परजिलिस तथा पेनिसिलियम आदि द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता है और जिसका प्रभाव जो होता है मनुष्य के लीवर पर पड़ता है। और यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार जो होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। याद रखेंगे लीवर का जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। और यकृत जो है कोशिकाएं हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का स्रावन करती है जो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है,
तिलचट्टे के पास है। तो तिलचट्टे के पास जो होता है यह 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच जो होता है ये चलने और चढ़ने के साथ ही हवा में उड़ते भी हैं, जिसके लिए उनके 3 जोड़े पैर तथा 2 जोड़े पंख होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जैसे और भी जीव होते हैं, जैसे एक होता है गृहोपर, तो गृहोपर का 6 पैर होता है। मकड़ी जो होती है, मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। वैसे एक मिलीपीड होता है, तो मिलीपीड के 24 से लेकर के 750 पैर होते हैं। और एक सेंटीपीड होता है, इसका भी 20 से लेकर के 750 पैर होते हैं। और जो केचुआ होता है, केचुआ का पैर नहीं होता है। याद रखेंगे केचुआ का पैर नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? तो यह होता है वेंचुरीमीटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो वेंचुरीमीटर होता है इसका उपयोग जो मुख्यतः पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। और एक होता है टैकोमीटर। तो जो टैकोमीटर होता है यह वायुयान तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण है। और एक जो रडार होता है, यह रडार दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। याद रखेंगे। और एक होता है स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर होता है यह गतिमान वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो हार्मोन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था यह बॉयलर और स्टर्लिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेश वाहक हैं। और हार्मोन जो होते हैं यह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन इत्यादि का नियमन और नियंत्रित करते हैं। और ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो जो हीमोफीलिया है एक आनुवंशिक विकार है। इसमें जो होता है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया में जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो ब्लड के स्कंदन के लिए आवश्यक है। याद रखेंगे। और हीमोफीलिया रोग में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होना ही मुख्य रूप से इसका कारण होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है तब जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं और इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति भी व्यवहार करता है, यह भी सही है। तो यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि दोनों कथन सही दिया हुआ है कि जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। और जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति भी व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो वैज्ञानिक हेंस हैं, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था। नेक्स्ट है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ऊतक के द्वारा, या इसको बोलते हैं कैम्बियन। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टेम होता है इसके शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव है इसकी खोज जो की गई थी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। साथ ही याद रखेंगे कि आवृत्ति के जो एसआई मात्रक है इनका नाम जो है इन्हीं के नाम सम्मान में हर्ट्ज रखा गया है और इन्होंने ही जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा पुष्टि किया था। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न होती है। यह भी सही है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। यह भी सही है। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा तो सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्यों में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की जो संख्या होती है यह 20 होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के जो दांत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं द्विबारदंती। साथ ही याद रखेंगे कि मनुष्यों में 32 दांत होते हैं, जिसमें जो कृंतक होते हैं वो 8 होते हैं जो भोजन को काटने में मदद करते हैं, और एक होता है रत्नक। रत्नक 4 होता है, यह भोजन को फाड़ने में मदद करता है। और एक चवर्णक होता है जो 12 होता है, यह भोजन को पीसने में मदद करता है। और एक होता है अग्रचवर्णक जो 8 होता है, यह भोजन को कुचलने में मदद करता है। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो देखते हैं, टेनिस कोर्ट का जो शपथ है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस कोर्ट की शपथ का जो प्रस्ताव है यह जीन जोसेफ मॉनियर द्वारा रखा गया था। और हेज के अनुसार जो है टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक आरंभ था। टेनिस कोर्ट का जो शपथ है यह दैवीय अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के आरंभ होने की घोषणा थी। साथ ही याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है यह शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। याद रखेंगे 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 1917 में रूस की क्रांति शुरू हुई थी। याद रखेंगे कि रूसी क्रांति की जो शुरुआत है 1917 में हुई थी और नेपोलियन ने मई 1804 में फ्रांस में पुनः राजतंत्र स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो टीपू सुल्तान ने जो है जैकोबिन जो क्लब है इसको स्थापित करने में फ्रांस की मदद की थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैकोबिन क्लब जो है यह मूलतः फ्रांसीसी क्रांति 1789 से जुड़ा हुआ है। यह एक क्लब था जिसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। और टीपू सुल्तान को भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनयिक भी था। टीपू सुल्तान ने 1797 ईस्वी में, याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान ने 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की थी। और टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग भी कहा जाता है। याद रखेंगे। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी यह 1799 में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, सूची दिया हुआ है 1 और 2। इसमें मिलान करना है कि जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है यह इसका शुरुआत जो हुआ था 1927 में हुआ था और ये BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखेंगे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 1927, और इसका शुरुआत जो किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इसका शुरुआत 1924 में किया गया था और यह भी BR अम्बेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया था। याद रखेंगे। उसके बाद है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसका जो स्थापना है यह 1942 में किया गया था और यह भी BR अम्बेडकर के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद है अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसका जो स्थापना है यह 1932 में यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। बहिष्कृत भारत का स्थापना 1927 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। वहीं बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना है 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का स्थापना 1942 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय हरिजन संघ का जो स्थापना है 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। याद रखेंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसका जो लक्ष्य है भारत में ब्रिटिश सरकार के नियमों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना है। और इस प्रकार जो है यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संगठन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत संगठन था।
मुंबई एसोसिएशन की जो स्थापना है यह की गई थी 1852 में। याद रखेंगे 1852 में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है 1885 में की गई थी। याद रखेंगे 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग साथ ही बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। तो वहीं इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन जिसे भारत का पहला राष्ट्रवादी संगठन भी कहा जाता है, इसका स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था? तो यह हो जाएगा कोलकाता के 1906 के अधिवेशन में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। और साथ ही स्वराज का तात्पर्य जो है यह वैसी शासन पद्धति को समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित था, अर्थात उन्हें अपने आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। नेक्स्ट है युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो युगांतर नामक जो साप्ताहिक क्रांतिकारी पत्र था, इसका जो संपादन किया गया था यह बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य जो थे वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था और युगांतर पत्रिका ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं या गतिविधियों को क्रमानुसार सजाना है। तो पहले जो हुआ था यह मनिक तल्ला केस षड्यंत्र हुआ था। यह हुआ था 1908 में हुआ था। याद रखेंगे मनिक तल्ला केस षड्यंत्र जो हुआ था यह 1908 में हुआ था। उसके बाद जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था। यह 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। याद रखेंगे तो ये 1912 में फेंका गया था। फिर उसके बाद जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1913 को। याद रखेंगे 1 नवंबर 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो हुआ था कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था यह 1914 में हुआ था। याद रखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्रमानुसार दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो हो जाएगा यह 1908 वाला हो जाएगा, मनिक तल्ला केस षड्यंत्र केस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हो जाएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना, यह 1912 में हुआ था। फिर उसके बाद 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। फिर कामागाटा मारू जो प्रकरण है यह 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो यह उधम सिंह का नाम था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। याद रखेंगे उधम सिंह का जो जन्म हुआ था यह 26 दिसंबर 1899 को हुआ था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और क्रांतिकारी थे। और उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के जो गवर्नर थे जनरल रहते माइकल ओडायर को लंदन में गोली मार करके हत्या कर दी थी। और कई इतिहासकारों का मानना है कि हत्याकांड में ओडायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो पंजाब प्रांत पर नियंत्रित बनाने के लिए किया गया था। और राम मोहम्मद सिंह आजाद जो है यह उधम सिंह का ही अन्य नाम था। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे उधम सिंह का जो अन्य नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था महान स्नानागार, उसका जो परिमाप था 11.88 मीटर जो है लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा, साथ ही 2.43 मीटर जो है गहरा था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यहाँ से एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान जो है महान स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यह ईंटों की खूबसूरत निर्माण का बेहतरीन उदाहरण है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है यह भारत के राखीगढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी यह जो समकालीन थे, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है दोनों का जन्म जो है गयाजी जिले में हुआ था, यह गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध और महावीर जो है यह समकालीन है, सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित है कपिल वस्तु, वहां पे हुआ था। और वहीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ था
उनका 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में एक है कुंड ग्राम, कुंड नामक स्थान पे महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक जो है फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसके दरबारी कवि थे? तो जो फिरदौसी थे यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि फिरदौसी जो है एक महान फारसी विद्वान था और उसकी रचना जो है शाहनामा ने ईरानी पुनर्जागरण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिरदौसी जो है गजनी के प्रसिद्ध शासक महमूद गजनवी का दरबारी कवि था और उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से तुर्कों का इस्लामीकरण ही नहीं बल्कि फारसीकरण भी किया था। नेक्स्ट है महान सम्राट कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो महान सम्राट जो थे कृष्णदेवराय, इनका संबंध जो था यह तुलु वंश, जिसको हम लोग बोलते हैं तुलुवा वंश। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का जो अस्तित्व है इसका स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था और यह 1650 तक चला था, जिसमें जो है पहले शुरुआती में संगम वंश था जो 1336 से लेकर के 1485 तक, फिर उसके बाद सालू वंश 1485 से 1505 तक, फिर उसके बाद तुलु वंश 1505 से लेकर के 1570 तक, उसके बाद अराविड वंश 1570 से लेकर के 1650 तक रहा था। और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जो थे यह कृष्णदेवराय थे जो 1509 से लेकर के 29 तक थे और इनका संबंध जो था यह तुलु वंश था। साथ ही याद रखेंगे कि कृष्णदेवराय एक महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु एवं संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। नेक्स्ट है शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? तो शेर शाह के शासनकाल में जो है राज्य का हिस्सा या भूमि उपज का जो होता था 1/3 होता था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि शेर शाह से संबंधित कुछ युद्ध लड़े गए थे, हम लोग को याद रखना है। जैसे चौसा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1539 में, और कन्नौज जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। वहीं एक कलिंजर पर विजय पाया था शेर शाह ने 1545 में, और मुल्तान और सिंध पर विजय पाया था यह 1543 में। नेक्स्ट है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है यह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार पर कार्ल मार्क्स ने दिया था और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की थी। साथ ही याद रखेंगे कि दास कैपिटल पुस्तक जो है यह 1867 में प्रकाशित हुई थी, और समाजवाद का प्रायोगिक घर जो है यह रूस को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है कि पहले दिया है लौ क्षेत्र दिया हुआ है, उसके बाद राज्य दिया हुआ है। तो पहला है बादाम पहाड़, तो जो बादाम पहाड़ है यह उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद जो है दल्ली राजहरा जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, और उसके बाद कुद्रेमुख जो है यह कर्नाटक में स्थित है, और जो नुआ मंडी है यह झारखंड में स्थित है। तो मिलान सही कर लेंगे, बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में है, दल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद कुद्रेमुख जो है यह कर्नाटक में स्थित है, और नुआ मंडी जो है यह झारखंड में स्थित है, और यह सभी जो है लौ एस के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? देखते हैं बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो बर्फानी तूफान जो है यह एक वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जो है बर्फानी तूफान, तड़ित झंझावात, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू, शीतलहर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं पंपास जो है यह अर्जेंटीना में है, यह सही है। उसके बाद जो डाउन्स है यह सभी घास के मैदान है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है, यह भी सही है। उसके बाद जो है लानोज चिली जो जाएगा यह गलत हो जाएगा। याद रखेंगे जो लानोज जो है यह चिली में नहीं है, यह है वेनेजुएला में। याद रखेंगे यह है वेनेजुएला में लानोज स्थित है। साथ ही हम लोग उससे संबंधित घास के मैदान और भी याद रखेंगे। जो सवाना है यह अफ्रीका में सूडान में है, कैंपोस जो है यह ब्राजील में है, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी जो है यह यूरेशिया में है, और एक है प्रेरी घास का मैदान यह उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जो हो जाएगा यह जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत का पहला इस्पात शहर है। 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था और जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह पश्चिम बंगाल में है। भिलाई औद्योगिक नगर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो जो लघु ज्वार भाटा होता है यह अर्ध चंद्र के समय में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तब लघु ज्वार भाटा का उद्गार होता है। साथ ही याद रखेंगे कि लघु ज्वार भाटा जो है विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होता है और ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो यह हुआ है क्रिटेशियस युग में। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है यह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ है और मायोसीन युग को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का युग कहा जाता है। वहीं एक होता है कार्बोनीफेरस जो होता है। कार्बोनीफेरस जो युग होता है इसमें उभयचरों का युग भी कहा जाता है। याद रखेंगे मायोसीन युग को पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का युग कहा जाता है और कार्बोनीफेरस युग को उभयचरों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी में से संबंधित है? तो जो मंदाकिनी नदी है यह मुख्य नदी अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसका जो उद्गम स्रोत है यह केदारनाथ के निकट स्थित है और भगीरथी नदी से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। और मंदाकिनी नदी जो है यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है और रुद्रप्रयाग यह 5 प्रयागों में से एक है। साथ ही याद रखेंगे कि जो अलकनंदा निकलती है तो अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और ये धौली गंगा के साथ मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हुई नंदाकिनी नदी के साथ मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी में जब मिलती है तो इसे हम लोग कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और आगे जो है केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी के साथ अलकनंदा मिलती है तो उसे हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर आगे नदी जो है या गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी के साथ जो मिलती है अलकनंदा तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलानस्थल को हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका नाम बदल करके गंगा हो जाता है। नेक्स्ट है परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो परवाल द्वारा निर्मित जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है यह हो जाएगा क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर क्वींसलैंड राज्य में स्थित है और विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार भी है। साथ ही याद रखेंगे कि यह प्रशांत महासागर में स्थित है और ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं। और एक होता है विली विली। तो विली विली जो होता है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। याद रखेंगे विली विली जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह हो जाएगा मिसिसिपी नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो है पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है और यह जो है मिनेसोटा अमेरिका में इटास्का झील से निकलता है और इसे मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। और यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है जिसमें मिसौरी और जेफरसन नदियां भी शामिल है। साथ ही याद रखेंगे कि जो नील नदी का डेल्टा बनता है यह चापाकार बनता है और मिसिसिपी नदी का डेल्टा बनता है यह जलोढ़ पंख डेल्टा बनता है। राइन नदी का जो डेल्टा है यह भी बनता है चापाकार बनता है और गंगा, मेकांग, मर्रे और हांगहो नदी जो है इसका डेल्टा जो है यह भी चापाकार है। नेक्स्ट है अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाए। पर्वत श्रेणी है तो सबसे पहले जो हो जाएगा वह हो जाएगा पीर पंजाल, फिर उसके बाद जो हो जाएगा जांस्कर हो जाएगा। पहले पीर पंजाल हो जाएगा, फिर जांस्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी हो जाएगा, फिर उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ अरेंज हो जाएगा, याद रखेंगे। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यह मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है।
और कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। याद रखेंगे, कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा यह महासागर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के विनाश का कारण है। तो जैव विविधता के विनाश का कारण हो जाएगा जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का विनाश, यानी सभी जो हो जाएगा जैव विविधता के विनाश का कारण हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2002 में अधिनियम आया था और भारत में 4 जैव विविधताएं हॉटस्पॉट भी है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है यह 22 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो प्रमुख जो मत्स्य क्षेत्र है मछली का ग्रैंड बैंक यह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी जो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। और एक है डोगर बैंक, यह उथले समुद्री क्षेत्र है और चीन जो है विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन भी करता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, वन जीव अभयारण्य दिया हुआ है और साथ ही राज्यों के नाम दिया हुआ है। जो नामदफा है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य यह हो जाएगा केरल में स्थित है। बांदीपुर जो हो जाएगा यह कर्नाटक में स्थित है और एक है केबुल लामजाओ जो है यह मणिपुर में स्थित है। वैसे ही साथवी याद रखेंगे, एक है दालमा वन्य जीव अभयारण्य यह झारखंड में स्थित है। एक है चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है और एक भद्रा है, भद्रा अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है 2025 में भारत का जो स्थान है 130वां है। याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में 130वां है। और मानव विकास रिपोर्ट जो है 2005 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, इसका स्थापना जो है 1965 में किया गया था और यूएनडीपी का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट जो है यह 1990 से यूएनडीपी द्वारा जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में जो शामिल है इसमें है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा ए और बी दोनों शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार है। तो यूएनसीईडी का जो पूर्ण विस्तार हो जाएगा वह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है यह होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यूएनसीईडी जो है यह धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने बल दिया है, जिसने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत अस्थायी सुविधा जो है एमएसएफ दर उस दर को कहते हैं जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख करके रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जो जन्मदाता है यह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूलतः यह बेलारूस के थे, परंतु अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी और 1971 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी था? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो हिस्सा रहा था यह 25.9
2% रहा था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1916 में जो है भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह मुंबई में की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इन समाज सुधारकों में एक थे प्रोफेसर D.K. कर्वे, जो बॉम्बे के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। वे महिला पुनर्विवाह के प्रबल के समर्थक थे और 1916 में उन्होंने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। इसमें आगे लिखा हुआ है अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। तो आगे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, गलत है मतलब, तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा, गलत है। पहला जो है शुरू है कि उत्तराखंड में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है इसके बारे में जानते ही होंगे कि इसका उद्देश्य जो है हिमालय पर्वतों में वनों का संरक्षण करना है और कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम लिया जिसको हम लोग बोलते हैं अपिको। इसका अर्थ होता है बाहों में भरना। और 8 सितंबर 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन के वृक्ष काटे जा रहे थे, तब 160 स्त्री पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी भी करते रहते। यही था अपिको आंदोलन। नेक्स्ट है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है यह सितार से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे सितार से संबंधित और भी व्यक्ति हैं जैसे पंडित रविशंकर, उसके बाद निखिल बनर्जी, बंदे हसन और विलायत खां। साथ ही याद रखेंगे जो बिस्मिल्लाह खां हैं यह मुख्य रूप से शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं, अल्लाह रखा खां तबला के लिए प्रसिद्ध हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, भजन सोपारी संतूर के लिए, और एक है इंद्रलाल राणा। इंद्रलाल जो राणा है यह पखावज बजाते हैं। नेक्स्ट है किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे फेडरल असेंबली जो है यह स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। साथ ही याद रखेंगे कि फ्रांस की संसद जो है फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की संसद का भी नाम है नेशनल असेंबली। वही जो मिस्र है, मिस्र की संसद का नाम जो है पीपुल्स असेंबली है, द पीपुल्स असेंबली। और तुर्की के संसद का जो नाम जो है यह ग्रैंड नेशनल असेंबली है। याद रखेंगे तुर्की के संसद का जो नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट है द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को 1875 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे द बिहार हेराल्ड जो है साप्ताहिक पत्रिका बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। साइप्रस की जो राजधानी है यह निकोसिया है। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी जो है यह नोम पेन है। ओमान का जो राजधानी है यह ओमान का अमान नहीं होगा। आगे है सीरिया, सीरिया का जो राजधानी है यह दशमिक है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो ओमान का राजधानी है यह होता है मस्कट। याद रखेंगे कि साइप्रस का राजधानी निकोसिया हो जाएगा, कंबोडिया का नोम पेन हो जाएगा और ओमान का राजधानी जो हो जाएगा यह मस्कट हो जाएगा और सीरिया का जो हो जाएगा दशमक हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ईरान का जो राजधानी है तेहरान है और इराक का राजधानी जो है बगदाद है। वहीं जो सीरिया का राजधानी है दशमिक है और एक सऊदी अरब का जो राजधानी है वह रियाद है। नेक्स्ट है चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो चेरनोबिल में जो है परमाणु दुर्घटना हुई थी यह 1986 में हुई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में यह घटना हुई थी और यह लगातार और हताहत दोनों के मामले में आज तक का सबसे भयानक और परमाणु दुर्घटना रहा है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दिया हुआ शब्द है तन्मय,
तो तन्मय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा तत् प्लस मय। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनें। तो गुलर का फूल का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दिया हुआ शब्द जो है सुख दुख है, तो सुख दुख जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास जो होता है जिसमें दोनों पद जो होते हैं समान मतलब समानता प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है द आर्कर मिस्ड द एम बाई एन इंच। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा एम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड जो होता है या अहंकारी मतलब अहंगवादी होता है, इसको बोलते हैं इगोइस्ट। और एक होता है नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्ममुग्ध, मतलब खुद को पसंद करने वालों को हम लोग नार्सिसिस्ट बोलते हैं। और एक होता है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। याद रखेंगे इसेंट्रिक का जो मतलब होता है वह सनकी होता है।